चाहे अप द इंक्लाइन हो या डाउन द इंक्लाइन हो, आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हर तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस थीटा को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अप द इंक्लाइन वाले केस में मान लीजिए कि ये वर्टिकल हो गया, तो ज़रा ये बताओ कि वर्टिकल और इस इंक्लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा? वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच में एंगल बनेगा π/2 माइनस बीटा बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा, π/2 माइनस बीटा बनेगा। और हमने ये बता दिया कि मैक्सिमम रेंज वाले केस में जो थीटा होगा, थीटा मतलब किस एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है? π/4 प्लस β/2। तो वेलोसिटी वेक्टर और इंक्लाइन सरफेस के बीच में क्या एंगल होगा? ये वाला एंगल क्या होगा जरा बताओ तो? ये वाला एंगल क्या होगा? दिस थीटा माइनस बीटा होगा ना। तो इसको हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा? π/4 प्लस β/2, ये तो एंगल थीटा है, माइनस कर दीजिए बीटा। ये हमने क्या निकाला है भाई? ये कौन सा एंगल हमने निकाल दिया? इतने सारे एंगल्स निकाल रहे हैं, समझ लो ये सब अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा माइनस बीटा की। थीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? π/4 प्लस β/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है π/4 प्लस β/2 माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? π/4 माइनस β/2 आ गया, लिख दो। तो ये क्या एंगल हो गया? π/4 माइनस β/2। तो ये जो एंगल है π/4 माइनस β/2, ये क्या इस पूरे एंगल का हाफ हुआ? बिल्कुल हुआ। ये पूरा एंगल क्या है? ये पूरा एंगल है π/2 माइनस बीटा, हुआ ना? वर्टिकल और इस इंक्लाइन सरफेस के बीच में क्या एंगल बन रहा है? ये इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, तो ये इंक्लाइन सरफेस वर्टिकल से π/2 माइनस बीटा एंगल बना रहा है। और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस इंक्लाइन सरफेस से क्या एंगल बना रहा है? π/4 माइनस β/2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इस केस में, मैक्सिमम रेंज वाले केस में, वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो एंगल बना ना, उसके बाइसेक्टर के अलोंग है। तो ये बेसिक फंडा याद रखना। ये अप द इंक्लाइन के लिए भी होता है, ये डाउन द इंक्लाइन के लिए भी होता है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री आप दिखा सकते हो। तो ये बेसिक फंडा याद रखना कि मैक्सिमम रेंज वाले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, वो वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस के बाइसेक्टर के अलोंग होता है। और ये थियरी इतनी अच्छी और इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग मैक्सिमम रेंज कवर करना चाहते हैं तो किस एंगल पे थ्रो करते हैं? 45 डिग्री पे करते हैं ना, 45 डिग्री पे। इस 45 में क्या खासियत है? 45 की खासियत ये है कि देखो 90 डिग्री किसके किसके बीच में एंगल है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में। अभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। और हमने अभी एक मोस्ट जनरल थियरी बताई कि अगर आपको किसी भी प्लेन के अलोंग मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल और उस प्लेन के बीच में जो एंगल है ना, देखो ये वाला जो एंगल है, जो इस केस में 90 माइनस बीटा है, उसके बाइसेक्टर के अलोंग, उसको चीरता हुआ, उसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ जो लाइन बनेगा ना, एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ, उस एंगल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u होना चाहिए। और ये अप द इंक्लाइन के लिए भी ट्रू होता है, डाउन द इंक्लाइन के लिए भी ट्रू होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसके लिए भी ट्रू होता है। किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल हो, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जिस इंक्लाइन सरफेस के अलोंग मैक्सिमम रेंज चाहिए, उस इंक्लाइन सरफेस और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए डायरेक्शन के अलोंग आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर थ्रो करिए, आपका रेंज मैक्सिमम होगा। ये कहाँ से आया? इस रिलेशन से आया, थीटा इजकल टू π/4 प्लस β/2। ध्यान रखना, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग लेते हैं तो बीटा 0 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो जाता है। अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो उस केस में क्या करना होगा? जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज चाहते हैं उस डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है ना, उस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जो लाइन है, जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए, तभी आपका रेंज मैक्सिमम होगा। अब मैं आपको एक और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ,
उसको सिखाने से पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक जनरल थियरी आपको बताता हूं। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज रिवर्सिबल, दैट इज if the direction of the velocity of the projectile at a certain juncture is reversed, the trajectory will still take the form of the same parabola। अब बच्चों को लग रहा हो कि सर ये क्या घिचर पिचर वाला लॉ हमको सिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं, क्या मतलब है, क्या जरूरत है? अच्छी चीज़ है, ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन समझना चाहिए। मैं समझाता हूँ क्या होता है। अभी हम लोग सिंपलेस्ट केस लेते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है। ग्राउंड से आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, वो यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए कि बीच रास्ते में कहीं पे भी आप यहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, अभी तो ऐसे जा रहा है ना, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। बीच रास्ते में आपको मन करता है कि अरे इसका कान पकड़ के इस प्रोजेक्टाइल को जरा घुमा देते हैं। आपने बीच रास्ते में इसका कान पकड़ के घुमा दिया, ठीक है, यानी कि सेम वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो बताओ तो ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा? वापस इसी रास्ते में रिट्रेस करेगा अपने पाथ को और यहाँ आ जाएगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। आप करके देख लेना। आप अब करके अब बीच रास्ते में किसी को कान पकड़ के घुमा तो नहीं पाओगे, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाता है। लॉजिकली तो लग ही रहा है ना कि हाँ भाई होना चाहिए। बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसमें तो कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो बीच रास्ते में अगर आपने घुमा दिया तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया और उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि यहाँ से एक पार्टिकल लेफ्ट से गया, ऐसे ऐसे करते हुए राइट तक आ गया। अगर आप इसी रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके, पुराने ज़माने में वीसीआर में होता था कि उसको आप रिवर्स करके देख सकते थे, अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो क्या होगा? पार्टिकल क्या दिखेगा कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, दिखेगा ना। यानी कि ये कहना मुश्किल है कि ओरिजिनल पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, ये वाला मोशन सही है, कि उल्टा जो जा रहा है ना, कैसे उल्टा, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वाला सही है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन रिवर्सिबल है। किसी भी इंस्टेंट पे आप उसके वेलोसिटी वेक्टर को अगर 180 डिग्री से टर्न कर दें तो जो प्रोजेक्टाइल है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। इसका यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से गया, यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा t1 और यहाँ से आगे तक आने में मान लीजिए कि टाइम उसको लगा t2, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई प्रोजेक्टाइल आप यहाँ से थ्रो कर रहे हैं और उस केस में भी अगर इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह सब सेम है, तो उस प्रोजेक्टाइल को भी यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम ही लगेगा और उस प्रोजेक्टाइल को भी यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम ही लगेगा। एक तरीका ये हुआ इसको समझने का। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया है, यहाँ तक आया है, टाइम t1 लगा है, यहाँ पर क्या किया आपने? इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, कान पकड़ के 180 डिग्री से घुमा दिया। तो जो प्रोजेक्टाइल रिवर्स हो गया वो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आएगा और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम t1 ही लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज रिवर्सिबल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आगे आप लोग ऐसे देखिएगा कि इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग इंसिडेंट रे को डालें तो जो इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के अलॉन्ग होगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं और ये अप द इंक्लाइन एक इंक्लाइन सरफेस है। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और इस प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे एंगल पे थ्रो कर रहे हैं सच दैट इस इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग रेंज मैक्सिमम है। यानी कि मान लीजिए कि आपने ऐसे एंगल पे थ्रो किया है, थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा है सच दैट रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग दिस इंक्लाइन सरफेस इज मैक्सिमम। तो अप द इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग रेंज मैक्सिमम है। तो अब अगर इसी पाथ को हम लोग रिट्रेस करें या दूसरे तरीके से ऐसे समझें कि मान लीजिए कि इस पॉइंट से अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी वही है जो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, यानी कि देखिए ये प्रोजेक्टाइल ऐसे 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 आया, यहाँ पर आया, आपने यहाँ पर क्या किया? इसका कान पकड़ के घुमा दिया है। तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा? वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा ना, बिल्कुल करना ही है। यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर अगर आपने इसके मोशन को रिवर्स कर दिया है तो प्रोजेक्टाइल वापस आएगा, भाई वापस आजा, वापस यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं विथ अ गिवन स्पीड, जो भी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से, तो यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा है वो भी मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन होगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, समझ लो, एडवांस वाले बच्चे समझ लें, मेंस वाले चाहे तो छोड़ सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। मैं देखो क्या बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो और ऐसे एंगल पे थ्रो कर रहे हो कि ये जो रेंज है ना ये मैक्सिमम हो जाए, तो मान लो थ्रो करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को टर्न कर दोगे और यहाँ से वापस थ्रो करोगे तो क्या होगा, वापस आप यहाँ पर आओगे। तो यहाँ पर हमने जिस वेलोसिटी वेक्टर से थ्रो किया वो वेलोसिटी भी तो आपको मैक्सिमम रेंज दे रहा है, डाउन द इंक्लाइन दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अप द इंक्लाइन वाले केस में आपने मैक्सिमम रेंज तक पहुंच गए और जब डाउन द इंक्लाइन की बारी आए तो आप मैक्सिमम रेंज नहीं, उसको बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो और दूर जा सकता था, ऐसा नहीं होगा। तो डाउन द इंक्लाइन भी आपको उस गिवन वेलोसिटी का मैक्सिमम रेंज ही मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ना ये रिवर्सिबल है। ये एंगल देखो ध्यान रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस है। हॉरिजॉन्टल वाले केस में तो ठीक है एंगल इक्वल हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल में देखो यहाँ से हम लोग कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, लेकिन अलोंग एंड इंक्लाइन ये एंगल और ये एंगल इन जनरल इक्वल नहीं होता है। अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल का यहाँ पर इस पॉइंट पे इसके वेलोसिटी को टर्न कर दिया, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा था उसको घुमा दिया, तो जैसे ही घुमा दिया तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके वापस यहीं पे आएगा और यहाँ पे जो आया तो वो उस गिवन वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज होगा। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैक्सिमम रेंज वाले केस में जो ये वाला इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर है v, इन दोनों के एंगल्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर तरह के केस में ट्रू होता है, जनरली बुक्स में नहीं होता है। मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ, डिराइव करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिराइव करने में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये वाला डायरेक्शन वर्टिकल है, इस पॉइंट पे भी मैं वर्टिकल बना देता हूँ। आजा बेटा, वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे भी बना देता हूँ। ले बेटा, ये वर्टिकल बन गया। तो ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली देखो ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है π/2 माइनस बीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एंगल भी, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी हो जाएगा π/2 माइनस बीटा। लिख देते हैं π/2 माइनस बीटा। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल हो जाएगा π/2 प्लस बीटा। देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, π/2 प्लस बीटा होगा। ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये होगा π/2 माइनस बीटा। अब यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकल रहा है, ये मैक्सिमम रेंज के केस में हमने बता दिया कि भाई ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा वो क्या करेगा, इस वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा एंगल क्या है π/2 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा π/2 माइनस बीटा का आधा होगा ना, बिल्कुल होगा। इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो एंगल है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस बीटा। तो पूरा एंगल था उसका आधा, आधा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ से जो वर्टिकल था तो ये पूरा एंगल क्या है π/2 माइनस बीटा। ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला वेक्टर, ये क्या करेगा, इस एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू π/2 माइनस बीटा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, ये इसको हम लोग v नाम दे दें, v वेलोसिटी वेक्टर, उसको ड्रॉ भी कर देते हैं। ये है v वेलोसिटी वेक्टर, इसका एंगल बताओ तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल, पूरा एंगल तो हमने पता कर लिया है, ये पूरा एंगल कितना है π/2 प्लस बीटा। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करें v वेलोसिटी वेक्टर से, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, इस पूरे एंगल को दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। करना ही है क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई जब भी आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए ना, तो वर्टिकल और इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो इस केस में ये एंगल बन रहा है, उस एंगल के बाइसेक्टर के डायरेक्शन में आप वेलोसिटी वेक्टर डालोगे, वेलोसिटी वेक्टर होगा,
तभी आप मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाओगे। तो अगर ये मैक्सिमम रेंज बना रहा है तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस इंक्लाइन सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, π/2 प्लस बीटा, तो टोटल एंगल है, इसका आधा कर दो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ π/2 प्लस बीटा। तो ये एंगल हमने पता कर लिया कि भाई हाफ ऑफ π/2 प्लस बीटा है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, अब तो सिंपल ज्योमेट्री है ना। देखो ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ π/2 माइनस बीटा, ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ π/2 प्लस बीटा। इन दोनों का जरा सम करो, इन दोनों का जब सम करिएगा तो देखिए माइनस बीटा/2 प्लस बीटा/2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ π/2 सम करोगे तो आ जाएगा π/2। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हो गया π/2। यानी कि ये जो एंगल है ना बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, एंगल 90 डिग्री बनेगा। यानी कि अगर आप मैक्सिमम रेंज वाले केस में हैं, यानी कि आप ऐसा थ्रो कर रहे हैं कि रेंज अलोंग दैट इंक्लाइन सरफेस मैक्सिमम है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। और ये मोस्ट यूनिवर्सल रिजल्ट है। इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो गया π/2। तो ये दोनों वेक्टर्स जहां पे भी मिलेंगे, थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, π/2 होगा, क्योंकि इसका सम और इसका सम तो 90 डिग्री है। तो ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, π/2। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देख लो। इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज, द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, चाहे रेंज अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन हो, अप द इंक्लाइन हो, डाउन द इंक्लाइन हो, इवन अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस भी ट्रू होता है। अब तक इस रिजल्ट को आप लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पे इतना गहराई से नहीं सोचा होगा। देखो, जब अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं, तो ये एंगल 45 हो जाता है। उसी तरह ये फाइनल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v, इसके बीच में क्या एंगल बना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। कब, जब मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज तो तभी होता है ना जब 45 डिग्री पे आप फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के केस में 45 डिग्री होता है। तो ये वाला रिजल्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए भी ट्रू होता है। हर केस में ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होती है। तो बच्चों, अब हम लोग 2-3 अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं।